Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goyal Commerce classes. And today we will start the second series of case-based question in the form of ascertain and reason of Indian economy. I hope you enjoy the previous video and then we continue again from further questions. तो क्वेश्चन नंबर 1 इस सीरीज का पहला नंबर, just a year after independence, steps were taken to abolish intermediaries and to make the tillers the owner of land. इसमें क्या तर्क दिया गया है कि जैसे ही हमें आज़ादी मिली, हम लोगों ने इंटरमीडिएटरीज यानी कि जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर कर और जो ज़मीन पर काम करते थे यानी कि भूमि पर काम करते थे टिलर्स, उनको मालिक बना दिया जाए। और इसके पीछे रीज़न क्या था? द आइडिया बिहाइंड दिस मूव वॉज दैट ऑनरशिप ऑफ लैंड वुड गिव इंसेंटिव टू द टिलर्स टू इन्वेस्ट इन मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स। इसके पीछे जो आइडिया था ऑनरशिप ऑफ लैंड का, उन टिलर्स को देने का, यानी कि जो काम करते थे, कि उनको एक इंसेंटिव दिया जाए क्योंकि वो उसमें काम करते हैं और उसमें काम करते हुए उस लैंड पर कुछ इम्प्रूवमेंट करें। एक्चुअली बच्चे, हमारा जो मेन मोटिव था वो ये था कि हम प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को मेन सेक्टर बनाते हुए अपनी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करें और हम अपनी इस एग्रीकल्चर सेक्टर से जीडीपी को राइज करने में कोशिश कर रहे थे। उस समय हमारी मेन प्लानिंग आइडिया। तो असर्टेन और रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो तर्क दिया गया है और उसका कारण दिया गया है वो दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, द stagnation in agriculture during colonial rule was permanently broken by green revolution. इस तर्क के अनुसार कि जब हमें ब्रिटिश रूल था जिसने हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी डेवलपमेंट नहीं की थी, स्टैग्नेशन मीन्स जो बढ़ ही नहीं रही थी। एक्चुअली जब ब्रिटिश रूल था तो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए जो कमर्शलाइज्ड एग्रीकल्चर था यानी कि कमर्शलाइज्ड क्रॉप्स को ही फोर्स किया और मेनली उन्होंने उन्हीं क्रॉप्स को फोर्स किया जो उनकी ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप कर रही थी। और आप लोगों को पता है कि ब्रिटेन में टेक्सटाइल का बिजनेस था, तो वहाँ से रिलेटेड वो कॉटन की हो गए, इंडिको हो गए, और एक इंडियन लोगों को गलत आदत में यानी कि ओपियम अफीम की खेती करने के लिए फोर्स करते थे क्योंकि वहाँ पर वो कुछ एक मेडिसिन में या फिर उनको नशा देने के लिए यूज़ करते थे। तो रीज़न कह रहा है दिस, मतलब यहाँ पर इस स्टैग्नेशन को ब्रोक किया ग्रीन रेवोल्यूशन में। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है कि हरित क्रांति के नाम से फेमस है, जो कि हमने इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको पाया था। तो इसमें रीज़न बता रहा है, दिस रीज़न टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स स्पेशली wheat एंड राइस रिजल्टिंग फ्रॉम यूज़ ऑफ HY सीड्स, यानी कि आपकी हाई ईल्ड वेराइटी सीड्स को यूज़ करने से उस वर्ष में वीट और राइस का काफ़ी ज़्यादा बहुत एक्सेस मात्रा में प्रोडक्शन हुआ था और हमारी जो फूड के ऊपर हम सेल्फ सफिशिएंट होने में भी थोड़ा काम रहे थे, क्योंकि जब हमारे पास हम लोग उस चीज़ को भी इम्पोर्ट करते थे। नाउ वी आफ्टर ऑब्टेनिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन वी बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ वीट एंड राइस। तो यहाँ पर दोनों A and R are both right and R is the right explanation of assertion. Next question. In accordance with the goal of the state controlling the commanding height of the economy, IPR यानी कि आपकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, IPR मीन्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 वॉज अडॉप्टेड। इसके अनुसार यानी कि गवर्नमेंट का गोल होने के अनुसार गवर्नमेंट का कंट्रोल भी था। उन्होंने 1956 में इंडस्ट्रीज़ को 3 भागों में बांट दिया था, जिसमें शेड्यूल ए जिसमें सिर्फ 29 इंडस्ट्रीज़ थी और जिस पर पूरा का पूरा गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था। शेड्यूल बी में जिसमें इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर में
प्राइवेट सेक्टर को भी बीच में पब्लिक सेक्टर के साथ काम करने के लिए कहा गया, और जिसमें 12 इंडस्ट्रीज़ थी, और जो रिमेनिंग एरियाज़ रह गए थे उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया था इस पॉलिसी के अनुसार। फिर ऑब्जेक्टिव रीज़न क्या दिया? This resolution formed the basis of second 5-year plan, the plan which tried to build the basis for a socialistic pattern. Yes, this is the right explanation of assertion. इस रेजोल्यूशन को सेकेंड 5-year प्लान पर ही बेस किया गया था, जिसमें जो हमने सोसाइटी के लिए न्यू इंडस्ट्रीज़, क्योंकि पहले जो 5-year प्लान था वो हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर बेस था, जो सेकेंड 5-year प्लान था उसमें इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, न्यू इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, ताकि हमारे समाज में सोसाइटी का वेलफेयर, सोशलिस्टिक मीन्स लोगों को काम मिले और लोगों को प्रोडक्शन वगैरह ज़्यादा हो सके, इसी पैटर्न पर फॉलो किया गया था। तो ए एंड आर राइट एंड आर इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहते हैं, अंडर द IPR 1956 द प्राइवेट सेक्टर वॉज केप्ट अंडर स्टेट कंट्रोल थ्रू लाइसेंसिंग सिस्टम। वो कह रहा है कि IPR बिल्कुल सही है कि उन्होंने अगर प्राइवेट सेक्टर को कोई भी यूनिट लगानी होती थी तो उसको लाइसेंस लेना होगा अकॉर्डिंग टू 1956 IPR। तो नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जब तक उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं मिलता वो नई इंडस्ट्रीज़ को नहीं लगा सकते। उसके बाद उसका रीज़न क्या दिया गया है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच पॉलिसी वॉज टू एंश्योर दैट द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज डू नॉट ग्रो एट फास्टर पेस देन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इसमें जो न्यू इंडस्ट्रीज़ के लिए कि वो इंश्योर करना चाहते थे कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतना ज़्यादा ग्रो ना करे जितना कि पब्लिक सेक्टर फास्टर पेस देन। ये रीज़न जो बताया गया है इसमें ये गलत है। देखिए कि वो ये इंश्योर नहीं करना चाहते थे कि वो प्राइवेट सेक्टर ना करे, क्योंकि हमारी जो मॉडल ग्रोथ मॉडल अडॉप्ट किया गया था वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को मिलाया गया था। यहाँ पर कि उनके पास इतनी जो प्राइवेट सेक्टर था उसके पास क्या था कि बच्चे इतना नॉलेज नहीं थी या मोनोपोली ना करे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता तो वो प्रॉफिट में मोटिव होता है, और जो पब्लिक सेक्टर है वो सोशलिस्टिक पैटर्न के बारे में सोचता है। तो इस ऑब्जेक्टिव यही था कि वो डोमिनेटिंग ना हो और प्रॉफिट, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वहाँ पर एफिशिएंसी होगी और एफिशिएंसी मीन्स प्रॉफिट को होगा। तो वो कह रहे थे कि वो डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए। तो असर्टेन एंड रीज़न आर बोथ, assertion is right, reason is not correct and not the right explanation. Next question, when calculating total value of goods and services produced in a country, the value of all goods and services at each stage of production should be calculated। यानी कि जो कि पूरी अर्थव्यवस्था के दौरान में, यानी कि आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में पूरे एक साल में जो भी गुड्स एंड वैल्यू सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है उनकी हर एक स्टेज पर कैलकुलेट की जाती है। रीज़न क्या दिया है? एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सम वैल्यू इज एडिड टू अ गुड एंड सर्विसेज, देयरफॉर द वैल्यू एडिड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन is added to drive the total value of goods and services in the economy. Yes, both are correct and R is the right explanation। पहले असर्टेन में कहा गया कि प्रत्येक स्टेज पर उनकी वैल्यू को काउंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हर एक स्टेज पर उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है और जितनी वैल्यू उसको ऐड की है तभी वो फाइनल गुड एंड वैल्यू सर्विसेज की फाइंड की जाती है। बिल्कुल राइट है दोनों का। Under IPR 1956, even an existing industry had to obtain a license for expanding आउटपुट और फॉर डाइवर्सिंग प्रोडक्शन। ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी 1956 में इस तरह के प्रोविज़न में ये बात थी कि कोई एग्जिस्ट इंडस्ट्री है लेकिन अगर उसको अपनी आउटपुट इंक्रीज़ करनी है या प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन लेके आना है तो उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना
होता है। तो रीज़न क्या दिया है, दिस वॉज meant to ensure that the quantity of good produced was not more than the what the economy required. Yes, this is the right reason. वो गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती थी कि आप लोग जितनी हमारी नीड है, वांट है, उससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ को प्रोड्यूस ना करें उस समय में, क्योंकि यहाँ पर मेन मकसद यही था कि जितनी ज़रूरत है हम उतना ही प्रोडक्शन को कर पाएँ। तो असर्टेन का रीज़न बोथ आर राइट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन. Next question, the excessive regulation of what come to be called permit license Raj prevented certain firms from becoming more efficient. यहाँ पर तर्क कहा है कि जो लाइसेंस राज था उस समय यानी कि IPR 1956 का, उन्होंने कुछ एक फॉर्म्स को मोर एफिशिएंट होने से रोक लगा दिया यानी कि बैन लगा दिया. मोर टाइम वॉज स्पेंट बाय इंडस्ट्रियलिस्ट, रीजन क्या दिया है, इन ट्राइंग टू ऑब्टेन लाइसेंस और लॉबी विद कंसर्न मिनिस्टर्स rather than or thinking about how to improve their product. Yes, this is the right explanation of ascertain. उनको रोक कैसे लगाई, क्योंकि उनको लाइसेंस लेने में कंसर्न मिनिस्टर से ही टाइम लग जाता था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, और वो इस बारे में ही नहीं सोचते थे कि वो कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आए प्रोडक्ट्स के, इसलिए वो कहते थे कि जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है. तो ascertain and reason are the right, true, and R is the right explanation of ascertain. Next question. While the nation had immensely benefited from the Green Revolution, the technology involved was not free from risk. यहाँ पे कहते हैं कि हमारे नेशन को ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत बेनिफिट हुआ, लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी होती है वो रिस्क से फ्री नहीं होती. तो रीज़न क्या दिया है, द ग्रीन रेवोल्यूशन would have favored the rich farmers. Yes, only if the state did not play an extensive role in ensuring that the small farmer also gained from the new technology. अगर ग्रीन रेवोल्यूशन को वो कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो फेवर किया रिच फार्मर्स की, क्योंकि HY सीड्स हैं, HYV सीड्स हैं, वो कॉस्टली होते हैं, उसमें न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में भी टाइम और कॉस्ट दोनों लगते हैं. कहते हैं कि ये रिस्क है, लेकिन अभी ग्रीन रेवोल्यूशन तो तभी आया जब गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने उनको ये टेक्नोलॉजी सब्सिडीज़ पर प्रोवाइड की, HY सीड्स को सब्सिडीज़ पर प्रोवाइड किया, अदरवाइज तो रिच फार्मर्स ही लेते. ठीक है ना. तो असर्टेन एंड रीज़न आर द राइट एंड रीज़न इज द, जो रीज़न है, राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. There are several goods and services that the society needs. However, the private sector does not produce all of them. वो कहते हैं कि कुछ एक ऐसी सेवरल गुड और सर्विसेज हैं जो सोसाइटी की नीड्स को पूरा करती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उनको प्रोड्यूस नहीं करता. प्राइवेट सेक्टर इज़ प्रॉफिट ड्राइवन. यस, राइट, कि उनको प्रोड्यूस इसलिए नहीं करता, उनमें उनको बेनिफिट कम लगता है. तो वो जो जिन चीज़ों में प्रॉफिट मैक्सिमम होता है या जहाँ से वो प्रॉफिट को अराइज कर सकते हैं, वो सिर्फ उन्हीं गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. तो ऐसे गुड एंड सर्विसेज जिनमें उनको लेस चांस ऑफ प्रॉफिट अराइज होता है, तो वो उनको प्रोड्यूस नहीं करेंगे. तो सर्टेन एंड रीज़न इज़ द राइट, बोथ आर राइट एंड रीज़न इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन of ascertain. Every year government fixes a target for disinvestment of public sector and enterprises. Every year मतलब हर साल गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट का लेती है, फिक्स करती है टारगेट कि हमने कितना डिसइन्वेस्टमेंट करने हैं. तो रीज़न, disinvestment is an excellent tool for discarding the loss incurring public sector enterprise. This is also right. यानी कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है, वो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर से अपनी इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करती है प्राइवेट सेक्टर को, ताकि प्राइवेट सेक्टर उसमें एंटर करके कुछ एक शेयर्स को और उसको एफिशिएंटली उस एरिया को चला सके. क्योंकि
प्राइवेट सेक्टर इज़ फेमस फॉर एफिशिएंट वर्किंग टू अर्न द प्रॉफिट, क्योंकि जहाँ पर प्रॉफिट होगा वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर वर्क करेगा ही करेगा। क्लियर? देन रैपिड रीजन असर्टेन किया, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। और रीज़न क्या दिया है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया आर लाइकली टू बिकम एट पार विद डेवलप्ड कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर जो रीज़न है ये देखिए, जो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी है वो वन फैक्टर तो है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का, क्योंकि आज हम ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन वी कनेक्ट विद ईच अदर, यानी कि आज पूरा जो संसार है वो हमारे एक गांव की तरह लगता है, जिससे कि इंटरनेट के थ्रू लगा लीजिए एक इजी सा एग्जांपल। अब वो कहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं आर लाइकली टू बिकम एट पार, यानी कि उनके बराबर लगती है विद डेवलप कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, यानी असर्टेन और रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ अ राइट, जो इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी है राइट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, India approached the IBRD, popularly known as World Bank, and IMF received 7 billion as loan to manage the crisis. रीज़न क्या दिया है, इंडिया अनाउंस इट्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन 1991। यस, दिस इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन। इससे पहले आप देखिए बेटे कि जब हमारे क्राइसिस थे, क्राइसिस मीन्स हम लोगों को इन्फ्लेशनरी क्राइसिस में गिन लिया था, और हमें जो दूसरे आर्थिक सहायता यानी कि फाइनेंशियल हेल्प दूसरी कंट्री से मिलती थी वो भी मिलनी बंद हो गई थी, क्योंकि गल्फ़ क्राइसिस के कारण और भी काफ़ी सारे रीज़न्स थे जिनके कारण हमें ये लोन लेना पड़ा IBRD से, जिसे वर्ल्ड बैंक और IMF कहते हैं। तो उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि आप अपनी कंट्री में लिबरलाइजेशन को, उन्होंने कहा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो कि कंसिस्ट वाइड रैगिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, ताकि उसमें आप लोगों को रेस्ट्रिक्शंस जो आपने टैरिफ कोटा की लगाई हुई थी, दूसरे देशों से व्यापार की लगाई हुई थी, तो वो सब हटाने की कंडीशंस थी। तब इंडिया ने उस लोन को लेने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अनाउंस किया था 1991 में। तो असर्टेन एंड रीज़न आर बोथ करेक्ट एंड रीज़न इज़ अ राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन। ए टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, यानी कि इम्पोर्ट्स पर, मेक्स द मार्केट फॉर इम्पोर्टेड गुड्स ल्यूरिकेटिव इन टर्म्स ऑफ अर्निंग हायर प्रॉफिट्स, यानी कि टैक्स लगाने पर मार्केट में ल्यूरिकेटिव अर्न्स हो रहे थे। फिर रीज़न क्या दिया है, टैक्सेस आर इम्पोज्ड टू इंश्योर स्मूथ ट्रेड बिटवीन नेशंस एंड हायर टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। ये राइट हैं दोनों, ठीक है, और रीज़न इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन। यहाँ पर इम्पोर्टेड गुड्स की ल्यूडिकेटिव टर्म्स में, यानी कि एक्सपेंसिव टर्म्स में उनको प्रॉफिट मिलता था, और टैक्स लगाने का कारण क्या था कि दोनों नेशंस के बीच में रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना है, और वैसे तो ये इस गवर्नमेंट को बेनिफिट ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए GDP शोज हाउ बिग एन इकॉनमी इज, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। GDP का मीनिंग क्या है, इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। GDP शोज, यानी कि अगर ज़्यादा मात्रा में आपकी प्रोडक्शन होती है तो आपकी इकॉनमी उतनी बड़ी ऑपरेट करती है, यानी कि आप ज़्यादा करेंगे तो आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डीलिंग करेंगे, तो वहाँ से क्लियर होता है। तो यहाँ पर इकॉनमी को प्रोडक्शन से ही बताया जाएगा। तो असर्टेन एंड रीज़न आर बोथ करेक्ट एंड रीज़न इज़ अ राइट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द removal of barriers to trade is known as liberalization, right? Federalization of trade allow business
to freely decide which good import and export. Yes, right explanation. क्योंकि 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया गया, जिसमें से जो बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया और उनको फ्रीडम दे दी गई थी ट्रेड्स को, कि अब चाहे तो किसी भी गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बस उस गुड्स में कोई इलीगल वर्क ना हो या एक कंट्री के दूसरी कंट्री में नुकसान पहुंचता हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगर आपको पसंद आई है तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।